अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूँ सिद्रा। सुबह सुबह अखबार। जी जनाब, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है। सबसे पहले ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक तरह से चैलेंज दिया है नरेंद्र मोदी साहब को कि अगर कर सकते हैं तो रेफरेंडम कराएं ज़रा वादी कश्मीर में। वहाँ के लोगों के सेंटिमेंट्स की, उनकी आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाना बहुत अहम है, और अगर वो ये करना चाहते हैं तो लेट्स सी इफ़ ही कैन एक्चुअली हैव अ रेफरेंडम। हर दफ़ा बात की जाती है डेमोक्रेसी की, हर दफ़ा ये बात की जाती है कि लोगों की आवाज़ के और उनकी सेंटिमेंट्स के एन मुताबिक ये डिसीजंस लिए जा रहे हैं वादी कश्मीर में और इंडिया में, खुसूसन आर्टिकल 370 को लेकर। लेकिन अगर ये वाकई हकीकत है तो वहाँ पे रेफरेंडम कराने से क्या मुज़ायका है? क्या वजह है कि आज भी वहाँ पे कर्फ्यू जैसी सिचुएशन है? अगर वो लोगों की हक को, उनकी आवाज़ को दबा रहे हैं तो इसके पीछे क्या मुतहरिकात हैं? लेकिन इसी चीज़ से हमें ये मैसेज भी मिलता है कि पॉलिसी मेकिंग इज़ वन वे, लेकिन दूसरी तरफ ये कि जो लोगों के पास राइट मौजूद है अपनी आवाज़ को दूसरों तक पहुँचाने का, मुख्तलिफ तबकों का सियासी इश्यूज़ के ऊपर अपनी हक़ खुद इरादियत को प्रेजेंट करने का और ये कहने का कि जी हमारी भी एक से पॉलिसी मेकिंग में होनी चाहिए, उसकी मुकम्मल आज़ादी, मुकम्मल सफ़िया पाकिस्तान उनको देता है। इस वक्त हम देख सकते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी परेड, अपनी जो मार्च है उसका आगाज़ किया हुआ है, सक्खर तक ये पहुँचे हैं। बहुत ज़्यादा माइक्रो तरीके से मेरे ख्याल में मीडिया भी इसको मॉनिटर कर रहा है। कल मैं देख रही थी कि कुछ मनाजिर दिखाए जा रहे थे कि इनका जब कॉन्वॉय गुजरा तो एक टूल प्लाजा पे इन्होंने टूल प्लाजा की जो पेमेंट होती है वो नहीं की और गाड़ी आगे निकल गई। एंड वन इज़ वंडरिंग के ठीक है जी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो मुल्क के बाकी हालात हैं, मुल्क की जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना, उनको लागू आप पे भी होता है। इजाज़त मिल गई है उनको, लेकिन इसके साथ साथ अब देखना ये है कि ये कारवां जब तक इस्लामाबाद पहुँचता है तो सिचुएशन कितनी बदलती है। दूसरी तरफ हम ये भी देख सकते हैं कि जो पोलिटिकल पार्टीज़ इनके साथ होना भी चाहती थी, यानी एक तरह से कुछ हद तक उनकी सपोर्ट इनके पास मौजूद थी, जिसमें PMLN शामिल है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके अपने मसाइल इस वक्त बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं। ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब की सेहत का मामला, जो कि बड़ी अजीब सी बात ये लगी कि ये भी पूछा गया उनसे कि किस तरह ये गारंटी ले कोई ना कोई कि ट्यूसडे तक यानी मंगल उनकी सेहत बिल्कुल सही रहेगी और उसके बाद ज़मानत ली जाए। ऐसा मेरे ख्याल में हिस्ट्री कभी नहीं हुआ होगा कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़मानत दी जाने की बातें की जा रही हैं। मगर बहरहाल जी, दिस इज़ द डेवलपिंग स्टोरी। उम्मीद ये है कि ये तमाम तर लोग, क्योंकि मैं ये हमेशा मानती हूँ कि इनका बड़ा कलीदी हिस्सा है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो पे, और यकीनन इनकी फॉलोइंग भी है, इनको लोग सुनते भी हैं, इनको अपना लीडर मानते हैं, इनकी थॉट हमारी पॉलिटिकल डाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ जिस पे किसी को कोई मुज़ायका नहीं होना चाहिए, कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, वो है मुल्की और कौमी सालमियत। आपकी सॉवरेंटी और आपका एका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान को बहुत सारे बैरूनी और अंदरूनी और ख़ास तौर पे इक़्तिसादी चैलेंजेस का सामना है। इस वक्त सबका एक होना और प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना ये ज़्यादा अहम है। ईद के साथ कि दिस बेटर सेंस विल प्रिवेल। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक और उसके बाद वापस आके आपको दिखाते हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, और ख़ास तौर पे कुछ अहम इश्यूज़ पे भी बात करेंगे, जिस तरह के डिजीज़ हम देख रहे हैं कि जीका वायरस, डेंगू वायरस मस्कीटो बाइट से फैलता है, तो मस्कीटो बाइट से बचने का क्या तरीका हो सकता है, इस पर भी हमारे पास एक पैकेज है। एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट टू गेट थिंग्स स्टार्टेड, और जब वो मोमेंटम में होती हैं तो जिस तरह कहा जाता है, इफ़ यू लुक एट दैट ग्रोथ कर्व, एवरीथिंग दैट गोज अप हैज़ टू कम डाउन। सो यू नो द पीपल अराउंड द वर्ल्ड विल टेल यू कि अपनी मोटिवेशन को ज़िंदा रखने के लिए, अपने आइडिया को ज़िंदा रखने के लिए, अपने काम में वो पैशन रखने के लिए ज़रूरी है कि यू रियलाइज़ व्हेन यू हैव क्रॉस द ग्रोथ स्टेज, आप अपनी पीक पे हैं, एंड गेट समथिंग न्यू स्टार्टेड। एंड नाउ इट डज एग्जैक्टली दैट। इफ़ यू लुक एट हर लाइफ, इफ़ यू लुक एट her professional life, she has many such curves going simultaneously, and we often wonder कि ये इतनी energy, इतना काम कर कैसे पाती हैं। One of her greatest passion projects is of course Nest.io, जो आप जानते हैं कि कराची में एक बड़ा ही established startup incubator है, पिछले 5 साल से रन कर रहा है। Several great ideas have come out of it, and we are still working hard to find that unicorn from Pakistan. इसके साथ साथ पिछले 3 सालों से 0 to 1 Disrupt के नाम से एक बहुत बड़ा डेटा स्टार्टअप एंड एवरीथिंग मोटिवेशन
मोटिवेशन एंड टेक्नोलॉजी का एक ग्रैंड कन्वेंशन होता है कराची में, जो कि इस साल तीसरी दफ़ा होने को जा रहा है. एंड इट इन्वाइट्स वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स, सम ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड इन पाकिस्तान. ग्रेट आइडियाज़ आर ब्रॉट टुगेदर. देयर ऑफिस आवर्स, जो कि पाकिस्तान में इसकी कोई रिवायत आपको नहीं मिलती थी, जिसमें होता असल में ये है कि अच्छे अच्छे आइडियाज़ में जहाँ लोग फंस जाते हैं या थोड़ी सी उनको मदद चाहिए होती है, हैंड होल्डिंग चाहिए होती है, दे एक्चुअली हैव established mentors and professionals from the industry to come and tell you what more can be done. And all of this goes to the credit of our guest today. She is the president of Pasha, लेकिन साथ ही साथ Nest.io को establish करना, उसको run करना. She's the big bird there. We have with us Jihan Ara. Assalamu alaikum Jihan. Assalamu alaikum Sidra. Thank you so much. It's always a pleasure to have you here. Thank you for having me. और आपको पता है कल परसों आपका जिक्र खैर हो रहा था, एक a common friend of ours you were talking, तो हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन की. उन्होंने कहा जो शख्स Nest.io में आके या जिहान से मिलके इंस्पायर नहीं हो सकता, they probably don't have a pulse. That's so kind. मुझे ये बताएं, all geared up for 021 Disrupt. सबसे पहले I want to use this platform to let people know that this is going to be bigger and better this year. And if they still haven't gotten their tickets, please go to 021 disrupt.com and purchase your tickets so that you can be there. We're running out. रनिंग आउट. अच्छा, ऑलरेडी कुछ एरियाज तो बंद हो चुके हैं, आखिरी कुछ टिकट्स बचे हैं. हाँ, स्टूडेंट टिकट्स तो सोल्ड आउट हो चुके हैं. Okay. Because we want to keep a balance between entrepreneurs, students and professionals. और इन्वेस्टर्स भी यही चाहते हैं और बाहर से जो लोग आते हैं वो भी ये चाहते हैं कि they should meet people mostly who are entrepreneurs or startup founders or professionals who are thinking of taking that leap. So students, how has the forum evolved since 2017? ये तीसरा होगा, तो in 3 years how have you seen it grow and evolve? So the first year I think it was very difficult to convince people that we were actually going to do it. Because something new is always looked at with a little bit of suspicion. But I've seen that it has grown. Now it's easier to find sponsors, easier to find people who have heard about the conference, even people outside of Pakistan who are now willing to come. So they've heard from others how great it is. Investors, the first year we had some good investors, but the second year we had even more. And this year there are people coming back who have actually invested and want to look at more Pakistani startups. Right. So I think it's grown in that sense. We don't want it to grow in size too much, because then it's not more about the impact, right? It's about the impact, and it's about the networking and the exchange and the meeting of the minds. If it's too big, then it becomes a festival. And that's not what we're aiming to do. यार, एक चीज़ मैंने नोटिस की कि पिछले 3 सालों से और पिछले 5 सालों से at Nest.io, you've been telling young people कि वो जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बने. आप ये जो माइंडसेट है और ये जो ख़ास तौर पे एंटरप्रेन्योरियल क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम है, इसमें क्या चेंज देखती हैं पिछले 5 साल में? हैव पीपल एक्चुअली वो जो एक तब्दीली उनमें आ गई है कि वो बजाय इसके कि सिर्फ अपने सीवीज जगह जगह ड्रॉप करें, जिस जॉब में उनका दिल नहीं भी है उसको परसू करें, या दे आर एक्चुअली थिंकिंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़? I think the market has changed, and it is due to the ecosystem evolving. When we started, there was only Plan 9 in Lahore, and people were already talking about startups. But I think the fact that now Karachi, Islamabad, Peshawar, even Hyderabad has started talking about starting companies. There are youngsters that we attract to 021 Disrupt, or youngsters who come from even high schools who want to see the environment at the Nest.io, so that they can look at what is being done and whether it's something that they want to do. So I think mindsets have changed. Parents who used to resist letting their children come into entrepreneurship are now, some of them are actually encouraging them. तो अच्छा लगता है कि this was something that was looked at very negatively, but now they say the brightest minds are being drawn into entrepreneurship. How efficient are they with their donor money? मैंने अक्सर देखा है कि स्टार्टअप आइडियाज़ आप उनको अच्छा ग्रूम करते हो, द इंक्यूबेटर वर्क्स एज अ कनेक्टर, और बहुत सारे जो अच्छे आइडियाज़ होते हैं उनको सपोर्ट मिल जाती है. लेकिन क्या आपको लगता है कि वो जो डोनर मनी उनको मिलता है या स्टार्टअप कैपिटल, सीड कैपिटल मिलता है, उसको वो सही तौर पे इस्तेमाल करते हैं? कुछ करते हैं और कुछ नहीं भी करते. कुछ बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग और प्रमोशन पे खर्च कर देते हैं और उसके बाद दे रन आउट, और फिर सेकंड राउंड इज़ नॉट दैट इजी अनलेस यू हैव शोन के आपने कुछ इम्पैक्ट किया है, कुछ रेवेन्यू जनरेट किया है, कुछ स्केल करने के लिए तैयार हैं. तो इसलिए केयरफुल रहना होता है. और आई थिंक डोंट टेक मनी टू अर्ली.
बेहतर ये होता है कि आप बूटस्ट्रैप करें, आप उस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तक पहुँचें, कुछ थोड़ी अर्ली रेवेन्यूज दिखाएं, तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट भी अच्छा मिलेगा और उसके अलावा फिर यू आर रेडी टू एक्चुअली स्केल एंड देन यू आर रेडी टू अट्रैक्ट गुड पीपल इनटू योर कंपनी। ये भी ज़रूरी होता है, सिर्फ फाउंडर अकेले तो कंपनी ग्रो नहीं कर सकता। एक हम बार बार हमारे पॉलिसी मेकर से, गवर्नमेंट की तरफ से ये बात सुन रहे हैं कि द गवर्नमेंट कैन नॉट बी इन द बिजनेस ऑफ रनिंग बिजनेसेस। उन्होंने कहा जी हमारा काम है पॉलिसीज़ को इनेबल करना, उनको क्रिएट करना। अभी हाल ही में आप लोगों का भी एक राउंड टेबल हुआ वेयर द हाईएस्ट ऑफिसर्स वर लिसनिंग टू यू। हाउ रिसेप्टिव डिड यू फाइंड देम? I think they understand, much as they find the glamorous startup ecosystem something that they want to be part of, they understand कि ये private sector ही करेगा, ये खुद वो नहीं करेंगे, and that's good to see because it's the support we need, it's the policy changes that we need, और वो सुन रहे हैं, मेरे ख्याल में सुन रहे हैं, and if we see implementation of those policies, if we see the right kind of support, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप देखें जैसे नादरा का है कि अगर आईडी कार्ड्स जो हैं उनकी डेटाबेस जो है एक्सेसिबल हो फॉर founders who want that data is precious, who want to create some impact. If that's not available to them, then अच्छा मुझे बताएं कि दे सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। एक ज़माना था हम पेपैल और दूसरे फोरम्स की बात कर रहे थे कि हमारे पाकिस्तानी कंज्यूमर्स को वो ई वॉलेट्स दें, वो आप कनेक्टिविटी दें, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन दें। हम अब ये देख रहे हैं कि बहुत सारे ग्रेट आइडियाज़ विच आर सक्सेसफुल आइडियाज़ इन पाकिस्तान इन द टेक स्टार्टअप बिजनेस, दे आर नॉट रियली रजिस्टर्ड एज कंपनीज इन पाकिस्तान, दे आर रजिस्टर्ड आउट ऑफ पाकिस्तान। उनको जो लोग पाकिस्तानी अच्छा आइडिया समझ के पैसे देना भी चाहते हैं, वो पैसा पाकिस्तान में नहीं आ पा रहा। आप इसके लिए पॉलिसी मेकर्स को क्या कहेंगे? पॉलिसी मेकर्स से इस पे बात हो रही है जी कि आप देखें, मेक इट ईजी फॉर पीपल टू इन्वेस्ट लोकली एंड टू बी एबल टू टेक दैट मनी बैक आउट। ये अगर क्लैरिटी क्लैरिटी अगर ये पॉलिसी में आ जाए तो लॉट ऑफ पीपल वांट टू इन्वेस्ट लोकली। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने लोकली रजिस्टर किया है अपना फंड, ज़्यादातर नेदरलैंड्स में या सिंगापुर में या यूएस में रजिस्टर कर रहे हैं एंड देन दे गिव द स्टार्टअप द मनी देयर। उसके बाद वो ट्रांसफ़र यहाँ करते हैं जितने पैसे उनको ज़रूरत होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा पैसे आएँ, अगर क्लैरिटी की हो तो लोग लाना चाहते हैं, लोग यहाँ रखना भी चाहते हैं, मगर एट सम टाइम दे डू वांट टू टेक इट बैक आउट, बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या बाहर उस कंपनी उस स्टार्टअप का एक ब्रांच खोलना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं। तो बट इफ़ यू डोंट मेक इट ईजी तो फिर मुश्किल हो जाता है। और टैक्स पॉलिसीज़ भी क्लियर होनी चाहिए। टैक्स पॉलिसीज़ अभी भी क्लियर नहीं हैं और हालांकि अच्छे लोग उसमें भी मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में ये कॉन्वर्सेशंस जब तक जारी रहेंगे तो शायद कुछ क्लैरिटी आ जाए। एब्सोल्युटली, एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट दिस प्लेटफॉर्म टू बी ऑल अबाउट। अगर आप क्लैरिटी लेके आएंगे तो ये जो फंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से बाहर पार्क होता है पाकिस्तानी आइडियाज़ के लिए, इट कैन कम टू पाकिस्तान। बट जहान मुझे ये बताएं कि 021 Disrupt 2019, व्हाट आर यू मोस्ट एक्साइटेड अबाउट? यानी आपके लिए दो स्पीकर्स दैट यू जस्ट डोंट वांट टू मिस, दोज पैनल्स व्हिच यू फील हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। So the investor roundtable is still one of the most exciting, जिसमें 50-60 इन्वेस्टर्स लोकल एंड फॉरेन बैठ के ये डिस्कस करते हैं कि हमने क्या किया है, तुमने क्या किया है, क्या चीज़ हम साथ कर सकते हैं, व्हाट हैज़ वर्क, व्हाट हैज़ंट वर्क, और उसका फिर हम लोग वाइट पेपर निकालते हैं। मगर पैनल्स में जो एक्साइटिंग है, एक तो द वन दैट यू आर मॉडरेटिंग, मोबिलिटी पे जो है some exciting speakers there. Absolutely. You know, from the big boys like Kareem to the new startups like Swivel and even Roshni Rides, yeah, which is one of our own. Absolutely. We are really proud that there are so many, and Baikia of course. And thank you for bringing that discourse in the mainstream. हम अक्सर इस बात को इग्नोर करते हो। जब मुझे ये पता चला, I was so excited about this panel because mobility is a human right. आप सोचें कि कितनी दफ़ा एक सर्वे हुआ था इंटरनेशनली, उन्होंने कहा कि 12% एम्प्लॉइज़ जॉब ऑफर के बावजूद कई जॉब्स इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते कि घर से बहुत दूर है। तो लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए ये मसला है। आप किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाएंगे, आपने कौन से हस्पताल में जाके इलाज करवाना है और कौन सी जॉब लेनी, ये सब चीज़ें इस पर इंतसार होता है कि डू यू हैव द मोबिलिटी, डू यू हैव द मीन्स टू गेट। एंड ऑल्सो इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, इन अ सिटी
city like Karachi, जहाँ transportation is a problem, और हर सब शख्स के पास गाड़ी नहीं होती है, rickshaws are not the ideal way of travel. तो मेरे ख्याल में ये जो हुआ है, जो स्टार्टअप्स ने शुरू किया है, and the ease that it has brought to a lot of people's lives. मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है, आप पाकिस्तान के किसी होटल या किसी कॉलेज में जाएंगे और वो आपको जिस तरह बाहर इंटरनेशनली अंडरग्राउंड का मैप मिलता है ना, आपको हो सकता है एयरलिफ्ट का, स्विवल का, करीम का, इस तरह का मैप मिले कि ये पॉइंट्स हैं, यहाँ से ये राइड्स चलती हैं. आई थिंक दैट वुड बी द डे. बट यू नो, लास्ट ईयर आई रिमेंबर अमंगस्ट अदर थिंग्स, माहिरा स्पीकिंग was a highlight, and this year is she coming back? Is there going to be more excitement? थोड़ा सा sneak peek दे मेरे viewers को. This time there is a star panel, not just so that's exciting. And amongst others, we have Wasim Akram and Shinera Akram, and we have Shehzad Roy, and I talked about Shehzad Roy before the actual launch, which is this morning. We are going to announce this, and there are a couple of others which. अब आप आ ही गई हैं तो morning वाले हमें भी थोड़ा सा, you know, there should be some advantage of having Jahan here. So Shehzad Roy is the one that we haven't announced yet. Okay. So we are announcing him today, and the idea is not just they're glamorous, so they're there. They're glamorous, but they're creating so much impact using the soft power they have on Pakistan, on the population, whether it's in healthcare, whether it's in education, whether it's on the image of Pakistan. So I think it's important that discourse was necessary. And I think disrupt has had a larger meaning over here. आप इन तमाम सितारों को देखें तो when we remember them as living legends, अगर वसीम अकरम की बात की जाए, or people or agents of impact, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि they have gone on to, you know, they continue to reinvent themselves, they stay relevant, और जो इनकी star power है उसको impact के लिए इस्तेमाल करना. So I think they are the true disruptors, and therefore need to be there at 021 Disrupt. Thank you so much, Jahan, for being here. I'm very excited. This is going to be my third consecutive 021 Disrupt, so I definitely feel it's home for me. It's my ecosystem, and anybody who's not in Karachi, please, you're welcome to be a part of it. और खास तौर पे जितने speakers, जितने investors मुल्क से बाहर से आ रहे हैं, you're going to get a taste of the Karachi hospitality and of course the Nest hospitality. Absolutely. So thank you, Jahan, for being here. Thank you, Sidra, for having me. Always a pleasure. इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं, हम आपको वर्ल्ड राउंड अप दिखाते हैं और उसके बाद एक ब्रेक की तरफ चलते हैं. दुनिया भर की जो सबसे इंटरेस्टिंग खबरें, टेक अ लुक एट दैट एंड देन टेक अ ब्रेक एंड कम राइट बैक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. एक नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज के ऊपर. लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज आज इन फोकस. जमातों ने भी तकाजा किया कि वो अपना मार्च करना चाहती है, धरना देना चाहती है. तहरीक इंसाफ की क़यादत में कितनी अखलाकी जुर्रत थी और है, और हमें कोई घबराहट नहीं है. 100 बार धरना दें, 100 बार मार्च करें, हमें कोई घबराहट नहीं. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की घनगरज. कहा, कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज सबका हक है. ऑपोजिशन को जो करना है आइन के तहत करे. वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे. गवर्नर, वज़ीर आला पंजाब, अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी. नानकाना साहब में बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद भी रखेंगे. आलमी मालियाती फ़ंड का मिशन आज पाकिस्तान पहुंचेगा. पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा. IMF वफ्द की मुशीर ख़जाना और चेयरमैन FBR से मुलाकातें होंगी. और बहरे अरब में बनने वाले समंदरी तूफान क़यार कराची से 800 किलोमीटर दूर. 30 और 31 अक्टूबर से कराची समेत सिंध भर में बारिश का इम्कान. जी, आप देख सकते हैं कि मौसम इस वक्त बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है, चाहे हम सियासी मौसम की बात करें या फिर कराची में आने वाले इस तूफ़ानी सिस्टम की. इसके बारे में कहा जा रहा है कि काफ़ी हद तक इसका जो ज़ोर था वो इंडिया की वजह से कम हो चुका है, बिकॉज इंडिया में ये काफ़ी बरस चुका है. नाउ दिस सिस्टम इज़ मूविंग टूवर्ड्स द अरेबियन सी, जिसका हम इम्पैक्ट देखेंगे कराची और पाकिस्तान के साहिली इलाकों में. लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि आज काली घटाएँ छाई रहेंगी, बारिश का भी इम्कान है और 30 और 31 तक मौसम
मौसम हो सकता है थोड़ा सा नाखुशगवार रहे। तो आपकी जो भी प्लान्स हैं, चीज़ें हैं, इसको इसी हिसाब से बनाइएगा। ख़ास तौर पे ये भी कि जो एहतियाती तदाबीर हैं, चाहे वो बिजली के हवाले से हों, पानी को देखने के हवाले से हों, या अपनी ज़ाती सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के हवाले से हों, प्लीज़ मेक श्योर दैट इज़ टेकन केयर ऑफ। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंजरनामे की, जिसमें हम देख सकते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये जो आज़ादी मार्च है, काफ़ी अरसे से इसका चर्चा हो रहा था। ये बात की जा रही थी कि क्या मुज़ाकरात होंगे, नहीं होंगे। आप देख सकते हैं कि वज़ीर ख़ारजा ने इसके हवाले से जो ताज़ा बयान दिया है, उसमें उन्होंने ये कहा कि कोई घबराहट नहीं है, आइन के मुताबिक अगर आप धरना देना चाहते हैं, मार्च करना चाहते हैं। लेकिन अभी भी ये क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही। शायद इस सेंटिमेंट पर राइड करने की कोशिश की जा रही है कि लोग महंगाई की वजह से, दूसरी प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़े से परेशान हैं और शायद ये अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा है। लेकिन इसमें एग्जैक्टली क्या मफहूम छुपा है, क्या बेहतरी छुपी है अवाम के लिए, ये अभी तक हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो इनके इत्तेहादी भी हैं, ऑपोजिशन की अगर बात की जाए, उनका भी कोई क्लैरिटी, कोई ये नज़र नहीं आ रहा कि कौन से एक पॉइंट पे ये सब इकट्ठा हैं। हमने इसके बारे में पहले भी गुफ्तगू की थी, PTI के मुख्तलिफ नुमाइंदे ने बात की थी। और अगर मज़ाकरात भी करना चाहते हैं, जिसमें हम कहते हैं ना कि अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं आपकी, तो मज़ाकरात की मेज़ पर बैठें और हुकूमत वक्त से बात करें। उसमें भी ये नज़र आ रहा है कि कोई क्लियर एजेंडा नहीं है, डायरेक्टली इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। एंड फॉर व्हाट? यानी अगर हम देखें, साल सवा साल हुआ है अवाम का वोट लेके, एक पॉपुलर तरीके से, एक डेमोक्रेटिक तरीके से अगर ये हुकूमत आई है, तो उससे उसकी कारकर्दगी के बारे में आप सवालात कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें बेहतरी के लिए साथ मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन विदाउट अ प्लान गेटिंग। और हम ये भी देख सकते हैं कि किफ़ायतुल्लाह की गिरफ्तारी अमल में आई है और इसकी वजह भी यही रही कि उन्होंने इंसाइट करने की लोगों को कोशिश की है कि वो आएँ और इस मार्च का हिस्सा बने। ये कारवां कैसे आगे बढ़ेगा, इसकी हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। अब बढ़ते हैं मिलो पाकिस्तान की तरफ, और उसमें भी एक और कारवां है, another person who's been following his own dreams. Let's take a look at his package and a report about him. फिर उसके बाद इनसे आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती का नया अंदाज। कुदीस के आनी खैबर से कराची साइकिल पर निकल पड़े। कुदीस ये सफर 16 मराहिल में तय कर रहे हैं। उनके साइकिल पर निकलने का मकसद कश्मीरियों की जिद्दोजहद और उनकी आजादी के लिए लोगों को आगाह करना है। कुदीस के आनी शुरू से ही साइकिलिंग का शौक रखते हैं और इस तरह के एडवेंचर करते हैं। तो आइए आज इनसे मिलते हैं। जी जनाब, हम बात कर रहे हैं कुद्दूस की और कुदीस के आनी, वेरी स्ट्रेंज नेम एंड अ वेरी यूनिक नेम एज वेल। थैंक यू सो मच कुदीस फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस, आपने एक ऐसी जर्नी का आगाज़ किया जो बड़ी यूनिक है और मुझे ये बताया जा रहा है कि आप अब तक लाहौर तक पहुंच चुके हैं। दैट इज़ तकरीबन 1038 आपने किलोमीटर्स का सफ़र अब तक पूरा कर लिया है और 2400 किलोमीटर्स यानी 2400 किलोमीटर्स का ये अप्रॉक्सीमेटली सफ़र है फ्रॉम खुजराब टू कराची। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि इस जर्नी का मकसद क्या है, आपका अपना एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसके हवाले से? जी बिल्कुल ठीक पता चला आपको। मैंने 10 दिन पहले खुजराब से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। जो जर्नी है बेसिकली वो ये है कि मैंने खुजराब से कराची तक 16 फेजेस में ये जर्नी कंप्लीट करनी है, जो कि बेसिकली साइकिल पे है जी। और इसका पर्पज़ ये था कि मैं बीइंग अ कश्मीरी अपने कश्मीरी मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीरी है उनके साथ सॉलिडरिटी शो करना चाहता था। और मैं जो साइकिलिंग है वो काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी में भी करता रहता हूँ, उसके बाहर भी। तो मुझे जो एक अच्छा तरीका लगा अपना कम्युनिकेट करने का, एक अच्छा वे लगा जो कश्मीरियों का मैसेज, वो मैंने सोचा कि इस तरीके से तो मैंने साथ साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी अपना मैसेज में साथ साथ हर एक फेज़ के साथ में शेयर करता रहूँ, ताकि क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि कश्मीर में इस टाइम कम्युनिकेशन ब्लैकआउट चल रहा है, कर्फ्यू है। मेरे जो मेन टैग्स हैं वो भी ये है कि आप लिफ्ट ऑफ द यू डेफिनेटली मेकिंग अ डिफरेंस विद दिस क्योंकि हम देख सकते हैं कि ऑनलाइन के बारे में जब लिखा है तो देयर लॉट्स ऑफ लाइक्स और आपके जो हैशटैग्स हैं वो भी ट्रेंड कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कराची कब तक पहुंचेंगे और अभी तक, क्योंकि उसमें डे 1 डे 2 की मैं पिक्चर्स देख सकी थी, कितने दिन का सफ़र हो चुका है और अब कितने दिन और लगेंगे आपको कराची पहुँचने में? जी जैसा कि मैंने आपको बताया खुजराब से स्टार्ट किया था, तो मैं खुजराब से पहले सुस्त, गिलगित, हुंजा, फिर बाबूसर टॉप करके नारायण पहुंचा, एबटाबाद से होके फिर इस्लामाबाद आया। इस्लामाबाद मैंने कुछ टाइम ब्रेक ली, उसके बाद इस्लामाबाद से लाहौर, लाहौर से आगे अभी फिर मैं ओकाड़ा से होते हुए
मुल्तान से आगे घोटकी, हैदराबाद और फिर बिल आखिर इंशाल्लाह कराची पहुंचना है। तो ये मेरा सारा रूट था और इसमें जो मकसद था बेसिकली कि खुंजराब से कराची कश्मीर, ये इसकी मेन थीम थी। तो इसे ये शो करना चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान जो है एक कोने से लेके आखिरी कोने तक वो सारा कश्मीरियों के साथ है और वो कश्मीरियों की आवाज़ बनना चाहते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम जो आ रही थी कि लोगों को पता नहीं है कि वो कैसे करें। तो इसके लिए मैं लोगों को साथ साथ अवेयर भी कर रहा हूँ कि हर एक बंदे का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली यूथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिस तरह मैं ये एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह अगर हमारी सारी यूथ आगे आती है, स्टेप्स लेती है, जिस फील्ड में है वो कश्मीर की आवाज़ को बुलंद करती है, तो इंशाल्लाह दुनिया सुनेगी और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जब आगे जाएगा तो इंशाल्लाह कश्मीर के मामले में कुछ। कुदीस, मुझे एक और बात बताइएगा कि जिस तरह आपने अपने लिए मिशन सेलेक्ट किया है कि आप कश्मीर हुंजराब से लेके कराची तक, फिर हम ये देख सकते हैं कि आप ये मुहिम लेके चलें कि लोगों में आगाही बढ़े और आपके इस जर्नी के थ्रू इंटरनेशनली जो आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो अपनी ट्रैवल व्लॉग बना रहे हैं, भी लोगों को पता चले। लेकिन जितने लोगों से आप रास्ते में मिले हैं उनका क्या सेंटिमेंट है, वो कश्मीरी भाइयों के बारे में क्या सोचते हैं, और ख़ास तौर पे कश्मीरी जद्दोजहद और अभी हाल ही में वहाँ पे लगने वाले इस कर्फ्यू के हवाले से जो भारत के मजालिम रहे हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं लोग? मुझे बहुत ज़्यादा लोग मिले, ठीक है, जहाँ से गुजरा हूँ लोगों ने रोका है, मुझसे पूछा है कि आप ये साइकिलिंग कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो जब मैं उन्हें बताता हूँ कि मैं अपने कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती के लिए कर रहा हूँ और साथ में उनकी आवाज़ बनना चाह रहा हूँ, तो इतना अप्रिशिएट किया सब लोगों ने। जगह जगह मुझे फ्री स्टे उन्होंने करवाया है, हर जगह ऑफ़र करते रहे खाने की पीने की, तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इससे ये चीज़ शो होती है कि एक तो हमारे पाकिस्तानी लोगों का के तखल्लुस कैसा और साथ में इसके साथ साथ कि वो कश्मीर के लिए कुछ करना चाहते हैं। एब्सोल्युटली, वो जो जज्बा है वो यकीनन पाकिस्तानियों में पाया जाता है, कश्मीरी भाइयों के साथ अपना इजहार यकजहती करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कुदीस, वी विश यू अ सेफ जर्नी, होप टू सी यू इन कराची वेरी सून। और अब जिस तरह के हम बात कर रहे थे एक दूसरे कारवां की जिसको आज़ादी मार्च का नाम दिया है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, हमारे साथ अब मौजूद हैं मज़हर अब्बास साहब, सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मज़हर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी दिस मॉर्निंग। वक्त कम मुकाबला सख्त, मुझे ये बताइए कि बिलाखिर इसका काफ़ी इंतज़ार था, काफ़ी इसके बारे में बातचीत हो रही थी, हम देखते हैं कि पॉलिटिकल तमाम ही डिस्कशंस में जिक्र इसी बात का था कि ये आज़ादी मार्च, इसका मकसद क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा मौजूदा हुकूमत पे। आप क्या समझते हैं कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान है वो कितना आप उसको एप्ट मानते हैं? वो कहते हैं हमें कोई घबराहट नहीं है, इनका आना हमारे लिए कोई वजह परेशानी नहीं बन रहा। आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में? जी, पहली चीज तो ये कि अगर वजह परेशानी नहीं बन रहा तो वो इतने परेशान क्यों है? यानी गवर्नमेंट के कौन सा मिनिस्टर है जो इस मसले पे ध्यान नहीं दे रहा? अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भी इस मसले पे ध्यान दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी दे रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर भी दे रहे हैं, रेलवे के मिनिस्टर भी दे रहे हैं। तो कौन सा ऐसा मिनिस्टर है जब आप परेशान नहीं होते हैं तो इसको तो एक नॉर्मल तरीके से ही हैंडल करना चाहिए था। लेकिन मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने खुद इस मार्च की बहुत हाइप क्रिएट कर दी ओवर रिएक्ट करके। फिर जाहिर है अगर वो परेशान नहीं होते तो ये मुज़ाकराती टीम भी नहीं बनाते। तो परेशानी तो है। मज़हर साहब, आप क्या समझते हैं कि परेशानी आपके एनालिसिस में क्या वजह है? क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं कोई मार्च होता है, कोई धरना होता है, उसमें दो फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको याद होगा कि जब 2014 में पीटीआई ने इस तरह का धरना दिया था तो नंबर्स पे बड़ी बहस हो रही थी। लोग कहते थे कि एक पर्टिकुलर नेटवर्क देखता नजर आते हैं, दूसरे को नंबर ज्यादा नजर आते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त किस चीज पे बैंक कर रहे हैं? क्योंकि ये बड़ी एग्जॉस्टिव जर्नी है, ये इन्होंने शुरुआत इसकी कराची सखर की तरफ से की है। इसमें ज्यादा लोगों की शमूलियत वजह परेशानी बनेगी या ज्यादा दिन तक ये लंबा हो जाएगा, इसकी परेशानी है? आप क्या समझते हैं इनके पास सबसे ज्यादा किस फैक्टर पे ये प्ले करेंगे? देखिए, गवर्नमेंट के लिए तो नर्वस पॉइंट हमेशा ये होता है कि जाहिर है फेडरल कैपिटल है, फेडरल कैपिटल में अगर बड़ी तादाद में चाहे आप 20-25 हजार ही लोग ले आएंगे तो इसमें तो और ज्यादा लोग होंगे। सही। वो भी कैपिटल को जो है वो तकरीबन जो है वो बंद कर देती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जाहिर छोटा शहर है, बहुत बड़ा शहर नहीं है, बहुत ज्यादा खुली सड़कें नहीं है, तो उसके अंदर अगर आएगा तो कारोबार भी इफेक्ट होगा, हर चीज इफेक्ट होगी। और ये हमने 2014 का हमारा तजुर्बा था कि 126 दिन जो है वो जरा उस एरिया के मार्केट और शॉपकीपर से जाके पूछें तो उन्हें अंदाजा होगा कि कारोबार उनका कितना मुतासर हुआ। फिर ये कि जाहिर है सारी एम्बेसीज
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। कहा जाता है कि कोई भी काम सिफारिश के बगैर नहीं होता। यहाँ तक कि हम जो दुआ भी कर रहे होते हैं तो हम अल्लाह मियाँ को मक्खन लगा रहे होते हैं या किसी वसीले को तलाश करते हैं, किसी बड़े बुजुर्ग को कहते हैं कि अल्लाह मियाँ के पास भी हमारी सिफारिश कर दीजिए। ये हमारा माइंडसेट क्यों है? क्यों हमें ऐसा नहीं लगता कि हम अपने बलबूते पर अगर आगे बढ़ेंगे अपनी चाहत के साथ, अपने मेरिट के साथ, तो आपको चीज़ें मिल सकती हैं, आपके काम हो सकते हैं। ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को अगर देखा जाए, वो बेहतरीन इदारों से पढ़कर भी और भरपूर मेहनत करने के बाद भी ये सोचते हैं कि आगे के रास्ते, आगे के दरवाजे तभी खुलेंगे जब कोई उनका साथ देगा, कोई उनको पुश करेगा, कोई उनके नाम की पर्ची आगे करेगा। ये पर्ची कल्चर कब और कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हमने इसके बारे में लोगों से बात की, तो पब्लिक ओपिनियन क्या है आपको दिखाते हैं। पर्ची का निज़ाम जब तक हमारे मुल्क में ख़त्म नहीं होगा, जब तक हम एजुकेशन को आम नहीं करेंगे, जब पर्ची का निज़ाम ख़त्म होगा तो खुद ब खुद आपके लोगों में अवेयरनेस पैदा होगी। पर्ची वाला वो काम है कि उसे लाकर खड़ा कर दो और अपने काम निकलवाओ। क्वालिफाइड बंदा तो नहीं करेगा, वो तो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेगा, वो लॉ को फॉलो करेगा जो SOPs बनती हैं। तो हर महकमे के अंदर पर्ची है। क्रिकेट उठा लो या फिर कोई क्या नाम है, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन का उठा लो, मेरिट पे हो ही नहीं रहा, जिसका मेरिट की औकात नहीं, फिर वो पर्ची लगाता है। आजकल जो पाकिस्तान का जो हाल हुआ है वो पर्ची सिस्टम से ही है। हम अपने ताल्लुकात बनाने के लिए जो है वो नाअहल लोग होते हैं, उनको पर्ची जरिए आगे कर देते हैं। ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट फील्ड के अंदर जाना चाहता हूँ तो आप मतलब है कि उस कल्चर से नहीं हो या आप उस कॉम से नहीं हो, तो फिर आपको मसला होता है कि आपका पर्ची स्ट्रांग नहीं है, आपका वहाँ पे नहीं हो सकता ना। आपका कभी कभार एडमिशन में भी इशू आता है, जॉब के अंदर भी इशू आता है, ग्रेड्स में भी इशू आता है। तो ये पर्ची सिस्टम को ख़त्म होना चाहिए। हम लोग जब ये परसेप्शन बना लेते हैं कि सिर्फ पर्ची पे ही काम होगा, तो हम मेहनत करना छोड़ देते हैं। अगर आप मेहनत करो, अच्छी पढ़ाई करो और हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्किंग भी करो और इसको अडॉप्ट करो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको पर्ची की ज़रूरत ना पड़े और आपका मेरिट पे काम हो जाए। जी जनाब, आम तासुर यही है कि सिस्टम्स बहुत मुश्किल हैं और इस सिस्टम को ब्रीच करती है ये खलाई मखलूक वाली पर्ची। लेकिन हम जितने भी लोगों से मिलते हैं अक्सर आपको यही मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि मेरिट अपना रास्ता बना ही लेता है। चाहे आपको लगे कि किसी के पास कोई एडवांटेज है, कोई ख़ास एडवांटेज इस वजह से क्योंकि उनकी पहुँच है, रिसोर्स है, कॉन्टैक्ट है, लेकिन अगर आप टैलेंटेड हैं, आप मेहनत करते हैं और अपने आप पर यकीन रखते हैं, आप रास्ता ज़रूर बना सकते हैं। आज जो हमारे मेहमान हैं उनसे हम जानेंगे उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बावजूद भी क्या उनको भी कभी ऐसा लगा कि वो सपोर्ट उनके पास मौजूद नहीं है, सिफारिश या किसी ख़ास शख्स की एक तरह से कहना चाहिए कि आशीर्वाद उनके सर पे ना होने की वजह से ऐसा लगता है कि कई दरवाजे खुलते खुलते बंद हो गए। जब ये आप एक्सपीरियंस करते हैं तो आपके अंदर जो गुस्सा है, जो गम है, जिसमें आप समझते हैं कि भाई मैं हक पर हूँ, मैं मेरिट पर हूँ, फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा, उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? और ख़ास तौर पे मीडिया में इस वक्त जो सूरत हाल है, कई लोग इस माइंडसेट से गुजरते हैं। सो वी हैव जस्ट द राइट पीपल टू एड्रेस दैट फॉर यू। आज जो हमारे मेहमान हैं, सबसे पहले मैं आपको तारुफ करवाती हूँ। इनसे मेरा ताल्लुक़ तकरीबन कोई 1 दिहाई पुराना है। जब मैं नई इस फील्ड में आई थी तो एक मेरा टॉक शो सीरीज़ थी। इट वॉज़ अ 1-on-1 डिस्कशन सीरीज़ जिसमें हम पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड्स, चाहे वो किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हों, उनके पास हम जाते थे और उनसे कॉन्वर्जेशंस करते थे। एंड ही वॉज माई डायरेक्टर। सो वी डिड अबाउट 3 सीजन्स ऑफ दैट। और बहुत सारी चीज़ें जो 1-on-1 कॉन्वर्जेशन में थी, कैमरा को फेस करना, किस तरह इंटरैक्ट करना, ये मेरे इसी डायरेक्टर से मैंने सीखा है। ही इज़ डेफिनेटली अ मेंटर एंड अ एल्डर ब्रदर टू मी। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। आपका शुक्रिया कि आपने इतना एक अच्छा टॉपिक है जिस पे मुझे बात करने में बड़ा मजा आएगा, उसके लिए आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। और आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं अनदर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, हुमैरा आफान। हुमैरा माहिर नफ्सियात हैं, जो मुख्तलिफ उतार चढ़ाव उस वक्त हमारी सोच के, हमारे जहन में होते हैं, उस पर ज़रा रोशनी डालेंगी। मोहसिन भाई, थोड़ा सा माजी में जाना चाहेंगे। व्हेन वी स्टार्टेड आउट, उस वक्त हम देखते थे कि बड़े बड़े लोगों से हमने बात की, जिसमें कावस जी शामिल थे, डॉक्टर अदीब मिर्ज़ा थे, पॉलिटिशियंस थे। आज जो सेंस ऑफ डिजेक्शन है, जिस तरह बार बार कहा जाता है कि जी सिफारिश के बगैर काम नहीं हो सकता, ये जो बड़े बड़े स्टैब्लिश लोग थे, इन्होंने कभी इसका हवाला नहीं दिया कि जी मेरिट नहीं था, ये तो अपने आप पे इतना यकीन रखते थे। सो व्हाट हैज़ चेंज्ड इन 10 years? 10 years से भी ज़्यादा जी टाइम हो गया इस चीज़ को। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि एक तो जो बात, हम टॉपिक का नाम हमारे पर्ची अगर हम कह रहे हैं तो वाकई वो पर्ची कई दफ़ा बहुत कामयाब होती है, उसमें से मेरिट निकल के आता है। हाँ। एक बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, वसीम अकरम जैसे एग्जांपल्स हैं कि जो डायरेक्टली आए और आके उन्होंने फतह कर लिया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम आज भी कहते हैं बहुत से शोबों में कि वो अब तक मौजूद हैं
कई साल गुजर गए, किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो पर्ची पर आए थे तो ज़बरदस्ती मौजूद है। तो दोनों एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। बुनियादी तौर पे जो मेरा अपना तजर्बा है वो ये है कि हम पाकिस्तानी कौम मेहनत ज़रा कम करती है, तनकीद बहुत ज़्यादा करती है, हर चीज़ के ऊपर इशूज़ बहुत बनाती है। सिस्टम में हमारे कमी है मेरिट के थ्रू जाने की, वो सिस्टम ही पर्ची वाला बना हुआ है बहुत सालों से। मीडिया तो आप ये समझ लो ना कि पिछले 20 साल में स्टैंड आउट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है मोहसिन भाई कि पर्ची का रिवाज भी इसीलिए आया है क्योंकि हमने सिस्टम को इतना मुश्किल बनाया कि मेरिट भी सोचता है कि यार इसमें तो मैं बीच में ही हार जाऊंगा, थक जाऊंगा, इससे बेहतर है कि कोई मुझे शॉर्टकट बताया जाए। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए ना दुनिया भर में हमारे यहाँ आज तक हम अगर शोबस की बात करें तो इंस्टीट्यूशंस नहीं है, और अगर एक दो हैं भी तो वो इतना कोई काम नहीं कर सके कि उनके थ्रू हमारे मीडिया में लोग आके खड़े हुए। बिल्कुल, तो मीडिया में एंट्री के लिए आपको पर्ची चाहिए या नहीं, इस पे भी हम बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अली मलिक बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी अली। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा सिस्टम है, जो डेमोक्रेसी जिसको हम बोल रहे हैं, ये बेसिकली एक क्रिप्टोक्रेसी है जिसमें प्लंडरिंग ज्यादा हो रही है, उसी वजह से मेरिट मेंटेन सही। और ये मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को पढ़े लिखे लोगों ने हैज में ज्यादा नुकसान पहुँचाया एज कम्पेयर टू अनएजुकेटेड या वो लोग जिनको सिस्टम की समझ नहीं। अली मुझे बताएं कि कभी पर्ची का इस्तेमाल करना पड़ा किसी काम के लिए? मुझे तो नहीं करना पड़ा जी अल्हम्दुलिल्लाह, बट हमारे पास बहुत से लोग आते हैं मेरे पास जी कि जी जो चाहते हैं जी वहाँ सिफारिश कर दें कर दें। अब उनको पता चल गया ये एक नॉर्म है पाकिस्तान में, ये एक अनहोनी चीज है, दिस इज अ नॉर्म। सिफारिश को मना करना आसान होता है अली? अगर आपके पास किसी की सिफारिश पहुंचे उसको मना करना आसान होता है? एक्चुअली इतने पढ़े लिखे लोग आए होते हैं वहाँ पे कि आपको डिसअपॉइंट उनको करना नहीं चाहते, डिस्पोंडेंसी इतनी ज्यादा है। हाँ। तो आप उनको कहते हैं अच्छा चले मैं कोशिश करता हूँ, उनको समझाएं भी, तो वो इतनी एग्जांपल्स कोट कर देते हैं कि रियली वी कांट फेस देम। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच अली फॉर कॉलिंग इन एंड फॉर ब्रिंगिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एंगल। हुमैरा क्या कहेंगे, अभी मोहसिन भाई की और इनकी बात ही को आगे बढ़ाते हैं कि कभी कभार सिस्टम इतना मुश्किल है, पर्ची के थ्रू एक एक्चुअल मेरिट वाला बच्चा हाईलाइट हो जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में कैच 22 है, आया वो पर्ची से है लेकिन है फिर भी मेरिट पे, फिर क्या करें? अगर आई थिंक पर्ची की जरूरत पड़ रही है तो आई डोंट नो फिर उसका मेरिट कितना बड़ा ब्राइट है लेकिन काफी अरसे से इग्नोर हो रहा था, फिर जरा हालात ने पलटा दिया। सिद्दर वंस इन अ वाइल के लिए अगर पर्ची इस्तेमाल इस मेरिट के लिए अगर कर भी ले तो आई डोंट थिंक इसमें कोई इतना बड़ा हर्ज होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं फिर इसको हैबिट बना देते हैं जो उनको शुरू में एक लत लग जाती है, एक आदत पड़ जाती है कि हर स्टेप ऑफ लाइफ के अंदर वो कहीं ना कहीं अपना, जिसको आप पर्ची बोले या जुगाड़ बोले, निकाल लेते हैं, चाहे वो आपको एक रेस्टोरेंट में सीटी क्यों ना चाहिए हो। बिल्कुल। तो वो इतनी आदत पड़ जाती है इसी चीज़ से कि आप एक उसको डिफाइन करना कि कहाँ आपका मेरिट है और कहाँ आपकी आदत बन रही है बहुत होना ज़रूरी है। तो एक मैं ब्रेक पे जाना मुझे पड़ रहा है, लेकिन एक क्विकली एक बात बताइएगा कि आप एक दफ़ा जब रूल्स तोड़ते हैं तो ये आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है, फिर आपको लगता है कि इसी तरह काम निकलवाना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बूस्ट हो जाता है ना कि इस बार मैं निकल गया, अगली बार करते करते फिर वो इंसान की एक आदत ही बन जाती है। सही। पहला दफ़ा में फेल होने के अंदर जो एक खौफ और हरास आ जाता है कि अगली बार इंसान पर्ची ऑफर ना करे, वो पहली दफा सक्सेसफुल होने में सेकंड टाइम थर्ड टाइम ऐसी हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है। अच्छा जी, इसमें दो चीजें होती हैं, कभी कभार हैबिट फॉर्मेशन भी हो जाती है, आप हर दफा एक ट्राई जरूर करते हैं कि शायद यहाँ पे भी पर्ची चल जाए, लेकिन दूसरी तरफ मीडिया में स्पेशली जी पर्ची एक दफा काम करेगी, दो दफा काम करेगी, लेकिन फिर आप एक्सपोज हो जाते हैं। इस पर बात करेंगे और खास तौर पर वो लोग जो मुझे कहते हैं कि वो ख्वाहिशमंद है टेलीविजन पे आने के, और हम अक्सर पूछते हैं कि क्या आने का तरीका है, तो जी आज हमने जरूर डिस्कस करना है, हमारे साथ रहिए। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड बी राइट बैक। हाल ही में एक बड़ी ज़बरदस्त खबर हमने ऑल थ्रू आउट देखी, उसमें हमने देखा कि एक टिकटॉक स्टार हैं जी हरीम शाह, और तमाम जर्नलिस्ट अभी आजकल उन पर काफ़ी बरस रहे हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि सालों का बल्कि दिहाइयों का लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो एक तरफ और इन खातून की पर्ची या कॉन्टैक्ट एक तरफ, क्योंकि ये पहुँच गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ये अब आपको इमेजेस हम दिखाते हैं कि बड़े मज़े से ये अपना फ़ोन लेके अंदर गई, इन्होंने अपने जो करना था तस्वीरें ली, फ्लैग्स के सामने पोज किया, प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठ गई। तकद्दुस ही नहीं है नहीं जी उस सीट का कोई भी कि वोट लेना है, इलेक्शन में आना है, कोई भी बैठ सकता है, किसी का भी एक्सेस है। अब यहाँ पे क्या कहेंगे, पलबशा ने हमें ज्वाइन किया है, शी इज़ अ यंग स्टार अपकमिंग वर्किंग इन ड्रामाज एंड मॉडरेटिंग अमेजिंग इवेंट।
पलवशा कौन सी पर्ची है यहाँ पे, क्या लगता है आपको? पर्ची से ज़्यादा तो मुझे आई एम सरप्राइज एट हर एक्चुअली, बिकॉज अक्सर सीधा आप और मैं दोनों इवेंट्स होस्ट करते हैं तो एक डेकोरम होता है। वी कांट जस्ट गो एंड सिट ऑन द चीफ गेस्ट की सीट पे बैठ जाए, नहीं जी हम तो मास्टर ऑफ सेरेमनी है, हम यहाँ पे बैठे। आपको लग रहा है उनको कोई इस तरह का कोई खाम ख्याल उनके जहन से गुजरा? वो बाथरूम की चप्पलों में पहुंची हुई है वहाँ पे, वो वॉक कर रही है। एंड हैट्स ऑफ टू हर। आई थिंक जो मेन पर्पस होता है टिकटॉकर्स का वो यही होता है कि उनको पब्लिसिटी मिले। दे डोंट केयर अबाउट के एट व्हाट लेवल या किस किस्म की हम चीज क्या करें, दे जस्ट वांट पब्लिसिटी। इवन बैड फेम फॉर देम इज गुड फेम। तो आई थिंक जो उनका मिशन था या गोल था वो उन्होंने कर दिया। वरना अक्सर लोग ऐसी जगहों पे जाके वीडियोस बनाते सिर्फ फ्रेंड्स में शेयर कर देते कि यार मैं फलाना के ऑफिस में गया था या मैंने ये किया था। यू डोंट पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया। आपको क्या लगता है ऐसी पर्ची कहाँ से आती है? यानी एक हो ना कि कोई मेरिट है, किसी ने कोई कारनामा किया है, लोग हर साल मेहनत करते हैं कि उनको किसी ऐसी जगह का एक्सेस मिले, ये क्या हुआ? मेरे ख्याल से तो ये पर्ची नहीं है, पर्चा है जो कटना चाहिए, जो कटना चाहिए क्योंकि पर्ची बहुत छोटी चीज़ होती है। तो पूरा पर्चा है। और वाकई ये देख के एज ए पाकिस्तानी मुझे भी अजीब सा लगा, क्योंकि कुछ चीज़ें तो बर्दाश्त हो जाती हैं, ये समझ आ जाती हैं कि चलो यहाँ तक किसी का एक्सेस हो सकता है, ये इतनी सेंसिटिव जगह नहीं है, या ये सेंसिटिव के अलावा इसकी रिस्पेक्ट जगह की। आपको याद होगा इनकी तस्वीरें जब आई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ, तो लोगों ने कहा भाई जल्द से जुलूस पब्लिक फिगर्स हैं, कोई भी आगे बढ़कर सेल्फी ले ले, कोई बात नहीं। और किसी के साथ होना एक अलग बात है, क्योंकि वो मौजूद तो है वहाँ पर। लेकिन ये वाला जो सिलसिला था, जो हमने ये वीडियोस देखे कि वो जगह खाली है और वहाँ पे आप इतने आराम से घूम रहे हैं, और ये भी नहीं कि कोई एक गार्ड या कोई एक सिक्योरिटी का पर्सन किसी कोने में खड़ा हुआ दिख जाए कि चलो कोई खड़ा था, किसी ने इसको अंदर देख जाए। एक आदमी होता है ना, कोई सिक्योरिटी का खड़ा हुआ, सादा लिबास वाला खड़ा, हम कहते हैं नहीं चलो यार ये कोई बंदा था, किसी ने भेजा। अजीब मिस्टीरियस किस्म के बयान आ रहे हैं। उन्होंने उनसे पूछी क्यों थी, जी मैं मिनिस्टर साहब से मिलने गई थी, मैं लेट हो गई, वो चले गए। आपका मकसद मुलाकात क्या था ये भी किसी को नहीं पता, इजाजत आपको कैसे मिली? और फिर सबने कहा कि जी रिकॉर्डिंग डिवाइसेस तो मोहसिन भाई हम कितनी दफा तो हम खड़े रहते हैं कि अंदर कुछ नहीं जा सकता। एंड शी वाज एबल टू टेक इट। चाहिए आई थिंक आप ऐसे कहीं घुस के किसी जगह का आप उसको आई वुड फाइंड इट वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। एक लाइक वी सेड डेकोरम एक जगह का आप जाके वहाँ पे इतना आप अपनी मॉडलिंग कर रहे हैं, लाइक यू सेड बाथरूम स्लिपर्स के अंदर एक रिस्पेक्ट होती है एक जगह की, यू ट्रीट इट इन दैट वे। आई थिंक कि तकलीफ ज़्यादातर लोगों को यही हुई है। लोग ये नहीं कह रहे कि रसाई कैसे मिली, आपने कहा कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द विजिट। आप एक जगह की सैंक्टिटी का ख्याल रखें। कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। जी रियाज साहब, वालेकुम अस्सलाम, क्या कहेंगे? बात यह है कि पर्ची तो चलती है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा एक भांजा है मलाकड़ एजेंसी अलडन डेयरी से, उस बच्चे का ताल्लुक है, उसके वालिद साहब बचपन में फौत हो गए थे और उस बच्चे ने निहायती मजदूरियां की और बहुत मेहनत की, लेकिन अपनी पढ़ाई जारी रखी और पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान दिया और अल्लाह का शुक्र है ग्रेड 16 पे, और आप वो ग्रेड 17 पे हैबत क्राम स्कूल थाना, वहाँ एक एरिया है, वहाँ का हेडमास्टर लग गया है। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि पर्चियां जरूर लगती हैं, लेकिन ऊपर वाली जात जो सबसे बड़ी है आपकी मेहनत जाया नहीं करती। तो हम मेरी पूरे पाकिस्तान के यंगस्टर से ये रिक्वेस्ट है कि वो अपना मेहनत जारी रखें, पढ़ाई करें। एक्सीलेंट मैसेज रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम जब ब्लैंकेट स्टेटमेंट देते हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ पर्ची से काम होता है, तो जो बेचारा मेहनत कर रहा है उसकी दिल शिकनी होती है, उसका दिल टूट जाता है, ही बिकम्स डीमोटिवेटेड कि शायद कुछ हो ही नहीं सकता। थोड़ी बात मीडिया की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ग्लैमरस लाइफ है, पैसे भी बहुत हैं, फेम है, एंड पीपल वांट टू कम इन। पलवशा, पर्ची के अलावा मीडिया में एंट्री नहीं मिलती, ये तासुर सही है गलत है? गॉड यस यस, आई एम सॉरी, आई एम गोइंग टू बी वेरी ब्लंट, बट एक तो पर्ची, दूसरा नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। दूसरा मगर ये भी है कि देयर आर फ्यू पीपल गिफ्ट शिफ्ट देने पड़ते हैं। नहीं, नॉट गिफ्ट शिफ्ट, आई डोंट थिंक कि कुछ लोग शायद करते हों, बट द थिंग इज कि वो वही बात है, आई थिंक ब्रेक में भी आप लोग डिस्कस कर रहे थे, वो पहले सीरियल में आके वो सारा निकल जाता है जो पर्ची पे आता है, एंड अगर वो मेरिट पे नहीं है तो एक्सपोज हो जाता है। एग्जैक्टली, वो एक्सपोज हो जाता है बिकॉज यू नीड, अब ये होता है सिद्धा जरूर, नेटवर्किंग इज समथिंग दैट इज द नीड ऑफ टाइम, बिकॉज हमारे मीडिया में इस तरह के नहीं है कि आई कैन गो ऑन अ वेबसाइट एंड आई कैन अप्लाई फॉर अ जॉब, इट्स नॉट दैट इजी। तो कॉन्टैक्ट्स एंड यू नो बीइंग अ वुमन आई कैन नॉट जस्ट वॉक इनटू एनीवन्स ऑफिस,
बिकॉज उस चीज को भी बड़ी गलत some people can, अभी हमने वीडियो देखी तो बड़ी आसानी से चले जाते हैं। तुम क्या कर सकती? Being a woman, she could. मैं नहीं कर सकती, ऑनेस्टली मैं नहीं कर सकती, बट बिकॉज मुझे होता है कि यू नो बीइंग अ वुमन एंड यू नो नॉट गिविंग दैट रॉन्ग को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मौसम भाई, कभी ऐसा हुआ कि सिफारिश पे किसी को रख लिया और जब तक रखा रोते रहे, तड़पते रहे कि ये क्या कर लिया मैंने अपने साथ? ये एक दफा नहीं हुआ, ये कई बार हुआ है। अच्छा, मैं थोड़ा सा, मेरे साथ जो लोग काम करते हैं उनको पता है मैं थोड़ा सा बदतमीज़ हूँ और मैं मुंह पे बता देता हूँ, तो मैंने कई एक्टर्स सेट से निकाले हैं ऐसे। हाँ। काम करवाने के बाद फिर कैरेक्टर का क्या होता है? मर गया अचानक से? नहीं, मैंने उनको 2-3 दिन शूट किया। हाँ। किसी के रेफरेंस पे, ऑब्वियसली वो रेफरेंस जरूर हैवी ही होगा। हाँ जी। तो मैंने कहा चलें ट्राई करते। अच्छा, मुझे शुरू से शौक है कि मैं नए एक्टर्स को लूँ और मेरी कोशिश हमेशा से रही, और बहुत सारे आज माशाल्लाह ऐसे आज के स्टार्स हैं जिन्होंने मेरे साथ काम शुरू किया था, लड़कियां भी लड़के भी। तो 2-3 दिन 4 दिन काम करवा भी लिया है और पता चल रहा है कि नहीं, तो मैंने कहा नहीं, इनके साथ मैं नहीं कर सकता। हाँ। और ऐसे भी लोग हैं कि जो वाकई किसी के रेफरेंस से आए हैं और उन्होंने आके इतना बेहतरीन काम किया है कि उनको फिर बैक टू बैक 2-3-4 दफा भी काम करवाया। अच्छा, एक बड़ी इस्तिलाह यानी मशहूर है और फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में कहा जाता है कि वो जो प्रोड्यूसर साहब का अपना कोई रिश्तेदार होता है जिसको वो लॉन्च कर रहे होते हैं अपने प्रोजेक्ट में, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है? वो तो बड़ी हैवी पर्ची होती है। वो वाकई बड़ी हैवी पर्ची होती है, लेकिन अब ये है कि थोड़ा सा चूंकि हमारे इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स नहीं रहे, अब जो सिस्टम है उसमें चैनल के अंडर प्रोडक्शन हाउसेस काम कर रहे हैं, तो अब वो प्रोड्यूसर की वो वाली इन्वॉल्वमेंट जरा कम हो गई जो शायद 10-12 साल पहले हुआ करती थी कि वो प्रोड्यूसर है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, सेठ है। अब चैनल के अंडर प्रोडक्शन हाउसेस है और प्रोडक्शन हाउसेस के जो प्रोड्यूसर है वो अगर किसी को रेफर कर भी रहा है तो चैनल की उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत है कि हाँ ये लड़का लड़की कास्ट होगी या नहीं होगी। उसके बाद जब वो ऑन सेट आता है तो फिर वो हमारे हवाले होता है। तो मैं अपनी बात करूं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं मैक्सिमम किसी के अंदर जो फन है वो निकाल सकूं, उसे सिखा सकूं, लेकिन अगर वो मेरे बस में नहीं होता और चूंकि पीछे तजर्बा इतना ज्यादा शायद हो चुका है कि थोड़ी सी नजर इतनी काबिल हो गई है, तो मैं 2-3 दिन में बता देता हूँ कि नहीं यार इससे ये नहीं होने वाला। हाँ। और इससे हो जाएगा, हम करवा लें, हमसे ना हो पाएगा। हाँ। एक और कॉलर हमारे साथ है, मेरे जी फिर आपके पास आते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा, आप कहाँ से? जी, मैं बाइक से बात कर रहा हूँ, सईद शम्स जी। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने किया, बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं अपना पर्सनल जो प्रॉब्लम है ना वो डिस्कस करना चाहूंगा, जो मुझे जो क्या कहते हैं मेरे साथ हुआ है। मैं बेसिकली ग्रेजुएट था और मैंने फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, उसके बाद फिर मैं क्या कहते हैं फिर मैं चला गया मर्चेंट नेवी के अंदर, वहां पर जाके एग्जाम वगैरह मैंने देना शुरू किया। और कुछ मेरे दोस्त थे जो बाहर से आए हुए थे और मुख्तलिफ जगहों से आए थे, वो पर्ची लेकर आते थे और पास हो जाते थे, और मैं तकरीबन 3 साल तक मुसलसल फेल होता बहरहाल फिर मैंने पास कर लिया। सही। उसके अलावा भी किसी ने कहा कि अगर आप उस दौर की बात है, ये बाबर गौरी साहब हुआ करते थे जी, तो उस दौर में मैं उनके दफ्तर के बाहर तकरीबन 8-8 घंटे खड़ा रहता था सुबह नाश्ता करके, और असर के वक्त में फिर वापस जाता था घर, नमाज भी वहीं पर पढ़ता था, और कि मुझे परमिशन मिल जाए पढ़ने की। अब हमारे मुल्क में इतना मसला है, इस मुल्क को मैं बुरा नहीं कहता। शम्स साहब, आपकी एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट थी? आप मिनिस्टर साहब के दफ्तर जाते थे तो आप इतना जो टाइम वहाँ पे वेट करते थे, आप क्या करवाना चाहते थे? कोई एप्लीकेशन थी, आपकी रिक्वेस्ट थी, किस मकसद के तहत आप वहाँ पे होते थे? जी, मैं वहाँ पर इसलिए होता था कि मुझे परमिशन चाहिए थी। मेरा जो है एज रिलैक्सेशन का मसला था और मैं 1 साल जो है डिले कर गया था। मुझे कहते थे कोर्ट जाएं, और कोर्ट में एक बहुत लंबी फहरिस्त होती थी, तो उन्होंने कहा अगर मिनिस्टर जाके कर दें, इसको सिग्नेचर कर दें तो हो सकता है आपका काम हो जाए। तो मुझे पढ़ने के लिए इतना मुश्किल हो गई। आखिरकार मैंने छोड़ छाड़ कर फिर मैं अच्छी फील्ड की और फिर उस फील्ड में जाकर मैंने फिर काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी का काम रुकता नहीं है। रब्बुल आलमीन ने जिसको पैदा किया, यहाँ भी पैदा किया है, वो सारे मामला तय करने वाला है और सब कुछ करता है। मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे सिस्टम में खराबी है, सारे लोग बैठ कर सिस्टम को ठीक करें। अगर सिस्टम हमारा ठीक हो जाएगा तो फिर ये सब चीजें खत्म हो जाएगी। और हमारे लोग इतने जीनियस हैं कि उस सिस्टम में भी एक नया सिस्टम निकाल लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं शम्स, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बल्कि थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। अभी हाल ही में मैं अपनी HEC से वेरीफाई कराने के लिए गई थी डिग्रीज,
पूरा का पूरा सिस्टम बहुत फुल प्रूफ बना हुआ है। आप ऑनलाइन जाइए, अपना प्रोफाइल बनाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कीजिए, टाइम लीजिए, वहाँ पे पहुँचिए। लिटरली मैंने देखा है खुद, अगर आप इस सिस्टम को इसी तरीके से चलने के लिए दें, आपका 2 घंटे में काम हो जाता है। अगर आप उसको अर्जेंट करवा रहे हैं 3 दिन में काम हो जाता है, अगर आप उसको रेगुलर वे में करा रहे हैं। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ पे गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट्स आते हैं अपने बच्चों की डिग्रीज लेके विदाउट मेकिंग अ फाइल, और वो कोई जादू की छड़ी चाहते हैं। उनको इतनी आदत है अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करने के लिए कि वो कहते हैं कि बस हम जाएं और हमारा काम हो जाए। ये जो हमारी अपनी उजलत है, हम सिस्टम को खुद नहीं चलने देते। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैडम, मेरा नाम डॉक्टर सादत है, मैं इस्लामाबाद से। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? मैं आई बाय प्रोफेशन एम क्रिमिनोलॉजिस्ट। ओके। और मुझे नॉर्मली कभी ऐसा नहीं हुआ प्रोग्राम देख रहा हूँ और कॉल करने के लिए, तो मैं जैसे आप अपना हक अदा कर रही हैं, तो सोचा बीइंग एक मेरे जो अपना किरदार अदा कर दूं, आपको कॉल की। सिस्टम की सब लोग बात करते हैं, सिफारिश को बुरी चीज नहीं है। सही। सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि सिफारिश करनी किसकी है। सिफारिश करनी है आपके प्रोग्राम में, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ आप सिफारिश करें अपनी गवर्नमेंट को कि ह्यूमन रिसोर्स की मिनिस्ट्री बनाए। जिस वक्त पाकिस्तान के हर बच्चे को कार्ड मिलेगा तो उसकी एक मैनेजमेंट होगी कि अगले 4 साल इसने क्या पढ़ना है, इसको क्या पढ़ाना है, इसकी जॉब क्या होगी। तो सिफारिश के ऊपर बात करने से बेहतर है लिफ्ट द ईविल फ्रॉम द पार्ट। आइडिया, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दैट अप डॉक्टर सादत। मेरा जो इन्होंने बात की उसमें बहुत वजन है। उन्होंने कहा कि आप एक जगह पे अगर बैठे, जैसे मोहसिन भाई ने कहा कि इतने सालों का तजुर्बा है, अगर कल ये किसी एक्टर को या किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी शख्स को रेफर करते हैं, इसमें कोई मुजाहिका नहीं है, लेकिन आप किसी को इस बेसिस पे रेफर करें कि उसमें मेरिट है और मैं उसको एक आप आमतौर पे देखें बिजनेस स्टूडेंट्स को नेटवर्किंग इवेंट्स में ले जाया जाता है। वो क्या है, उसका मकसद भी तो यही है ना कि आप किसी को अपनी पिच से, किसी अपनी सलाहियत से इम्प्रेस करें और आपके लिए मजीद कोई रास्ता खुले। एक हल्का सा पुश देने में आई थिंक देयर इज नो हार्म। अगर आपको एक थोड़ी सी ओपनिंग देनी है किसी के किसी फायदे के खास तौर पे, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सीधा असल मजे की बात यह आती है कि जो सिफारिश पर्ची लेने वाला होता है उसकी भी बड़ी ईगो सेटिस्फाई हो रही होती है। और उसका इंसेंटिव क्या है? कई दफा आप देखें सिफारिश उसकी की जाती है जो जेब गरम करता है। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम बिगिंस, दैट्स व्हेन द क्रिमिनल एलिमेंट कम्स इन। पावर स्ट्रगल भी आ जाता है कि अगर मैं दूसरे एंड पे बैठी हुई, मुझे पता है मेरे अंदर इतनी अथॉरिटी है, इतनी पावर है कि ये काम मैं करवा सकती हूँ, उसका भी एक मजा लेता होता है। एक उसका भी एक नशा सा लोगों में हो जाता है। मेरे एक फोन से चीजें हिल जाती हैं। यस, वो सिर्फ पर्ची देने वाला नहीं, पर्ची लेने वाले की भी अगर आप साइकी थोड़ी सी देखें तो बड़ा मजा आता है। एक वो जो पावर, यानी डायलॉग ये होना चाहिए, वो 1 घंटी फोन की उसकी पावर तुम क्या जानो। मोहसिन भाई, कभी किसी ने पैसे ऑफर किए कि भाई मुझे हीरो रख लें और पैसे ले लें? नहीं, मेरे साथ ऐसा तो नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर हुआ कि बहुत से लोगों ने वो पैसे ऑफर किए कि हम ही प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन हीरो भाई को या मुझे या बेटे को। सही। तो वो, और ऐसा होता है मेरे साथ, मुझे भी 2-4 दफा ऐसा हुआ पिछले मुझे 20 साल। और आपको इसमें अगर टैलेंटेड हो तो कोई बुराई नहीं, टैलेंटेड हो तो कोई बुराई नहीं, और अगर टैलेंटेड इतना भी हो कि जिसको हम पिकअप करवा सकें। क्योंकि देखिए, मैं फिर वही कहूँगा कि हमारे यहाँ वो शोबिज़ की मैं बात करूँ या स्पेसिफिकली ड्रामा इंडस्ट्री की बात करूँ जिससे मैं मुंसलिक हूँ, कि थ्रू प्रॉपर वे नहीं है कि इंस्टीट्यूट से निकल के आएगा, कास्टिंग एजेंसी से निकल कर, कहीं से निकल के नहीं आना है। मोहसिन भाई, अब तो पूरी दुनिया में यही है ना पलबशा। अगर हम बॉलीवुड में देखें तब वहाँ पे भी तो बड़ी बहस यही है ना कि आम आदमी नहीं एक्टर बन सकता है, जो स्टार हैं उन्हीं के बच्चे और जद्दी पुश्ती अब तो एक्टर्स बन रहे हैं। बिल्कुल। प्रोड्यूसर और बिग बैनर से उन्हीं पे पैसा लगाते हैं जिनकी असर है, जिनकी रसाई मौजूद है। तो क्या किया जाए, इसके बारे में मजीद बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हम कर रहे हैं पर्ची की। पर्ची कितना असर रखती है और कितने दिलों को तोड़ती भी है। मोहसिन भाई, अक्सर ऐसा भी तो हुआ ना कि मेरिट, आपका ड्रामा सुपर टूपर हिट है, आप नॉमिनेटेड भी हैं, फिर भी सिचुएशन आपकी फेवर में नहीं है। ऐसा कब और कैसे हुआ था? ये ऐसे हुआ था कि मैं 2015 में जो LS लक्स अवार्ड होते हैं उसमें मेरा एक ड्रामा था आसमानों पे लिखा। हाँ। जेन्युइनली बड़ा हिट ड्रामा था, TRPs के लिहाज से भी, डिस्कशंस के लिहाज से भी,
स्टोरी भी, आई मीन द स्टोरी टेलिंग वाज, यू नो, टिल द लास्ट मोमेंट यू वर कि अच्छा या सजल और शहरिया विल दे गेट मैरिड, विल दे एक्सेप्ट, विल दे भी। उनके कैरेक्टर्स नेम बहुत अरसे बाद हिट हुए थे, आलियान और मुफिया, जो कि नॉर्मली होना बंद हो चुके थे। तो उसमें मैं नॉमिनेट था, लक्स में बेस्ट ड्रामा भी नॉमिनेशन थी मेरी, बेस्ट डायरेक्टर भी नॉमिनेशन थी मेरी, और जो उसकी प्रमोशंस चलती थी, जो न्यूज़ प्रिंट में था, सब जगह जो 5 डायरेक्टर्स के नाम आते थे उनमें भी टॉप 2 में मेरा नाम था। बस वो इनवाइट करना भूल गया मुझे, इनवाइट ही नहीं किया इवेंट में। आप नॉमिनेटेड थे और आपको इनवाइट नहीं किया लक्स स्टाइल अवार्ड। 2 नॉमिनेशंस थी और बस उन्होंने इनविटेशन ही नहीं भेजा मुझे। जिस दिन था मैंने उस दिन तक भी वेट किया, फिर मैंने कहा ये मुझे बुलाएंगे नहीं, चलो इसका मतलब अवार्ड तो नहीं देना, खैर है। लेकिन अगर मैं टॉप नॉमिनेशन में मौजूद हूँ, 2 बार मौजूद हूँ, तो बुला तो लो। लेकिन चूंकि मेरे लोगों से ताल्लुकात बड़े कम, मैं सोशलाइज नहीं करता, मैं अपना काम करके अपने घर चले जाता हूँ पार्टीज में। अच्छा, पर्ची की एक डेफिनेशन जो हम ऑफलाइन बात कर रहे थे वो ये भी निकलती है कि एक तो हम कहते हैं ना कि अच्छा जो मेरिट पे नहीं होगा वो खुद ही बेचारा फेज आउट हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। कुछ लोग आप देखें ना बॉक्स ऑफिस पे हिट है बिजनेस वाइज, ना उनकी टीआरपीज आ रही हैं कि वो रेटिंग शो करे कि वो बहुत हिट हैं, इसके बावजूद उनका सुपरस्टारडम, ये पर्ची है या कोई और चीज़ है? एग्जैक्टली मैं खुद इस चीज़ को बहुत डिस्कशन में मैंने आपसे बताया था कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं आज पाकिस्तान इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में भी और ड्रामा इंडस्ट्री में भी। बेसिकली हमारी टीवी इंडस्ट्री ही ड्रामा फिल्म इंडस्ट्री बनी हुई है आजकल। अलग से तो लोग हम लॉन्च ही नहीं कर रहे, जिस पे मुझे बड़ा इख्तिलाफ है ज़ाती तौर पे। मुझसे बहुत से दोस्तों ने पूछा, बहुत से लोगों ने, आप फिल्म क्यों नहीं बनाते? मैंने कहा मुझे नए लोगों के साथ बनानी होगी। मोहसिन भाई, पुराने लोगों का घर नहीं चल रहा है इस वक्त, नए लोग सिर्फ एक फिल्म पे कैसे इत्तेफाक करें, वो एक अलग बहस हो जाएगी। क्योंकि टीवी के लोगों को देखने के लिए 800 रुपए का टिकट लेके आना, मैं समझता हूँ कि तरह सा मुश्किल काम है, जो हर वक्त आपके घर में फ्री में चल रहे होते हैं। उनकी अपनी अहमियत अपनी जगह है। बहरहाल ये दूसरी बात, टीआरपीज नहीं आना, हम समझते हैं कि टीआरपी आना आपको आगे लेके जा रहा है, आपकी फिल्म का हिट होना आपको आगे लेके जा रहा है। लेकिन वाकई इस वक्त हमारे पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जिनको स्टार्स माना जाता है कि जिनकी कोई एक भी फिल्म नहीं चली है, जिनका इत्तेफाक से कोई और ड्रामा भी शायद इतना नहीं चला है, लेकिन वो स्टार्स हैं, उनको सुपर स्टार्स काउंट करते हैं, उनको A+ कैटेगरी में काउंट करते हैं क्योंकि अब कैटेगराइज हो गई हैं। हाउ डज दैट मेक यू फील एज एन अपकमिंग स्टार पलवशा, कि कई ऐसे लोगों को देखो ना एक्टिंग में दम है, एक्टिंग में दम से मुराद की कोई सुपर हिट सीरियल नहीं है, बिजनेस वाइज नहीं काम कर रहे, लेकिन सुपरस्टार्स हैं। आई थिंक हैट्स ऑफ टू देयर PR एजेंसीज, उनकी PR बहुत अच्छी, उनका प्रोजेक्शन बहुत अच्छा है। एंड आई थिंक भाई मैं इनसे भी बात कर रही थी बिहाइंड द कैमरा कि देयर इज अ सेलिब्रिटी एंड देन देयर इज एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट अपने काम से पहचाना जाएगा, सेलिब्रिटी इज मोर लाइक अ प्रोडक्ट, ठीक है, इट्स शाइनी, इट्स गुड लुकिंग, यू वांट टू बी अराउंड देम, एक ऑरा होता है उनका। सो यू कांट बी लाइक कि ओ अच्छा भाई आप जरा साइड पे जाए, बस I don't know, it's a fad, यानी वो वाली चीज़ है ना कि सिलेब्स अगर आप सिर्फ फेम और इस तरह की शॉर्ट लिव सक्सेस की बात करें, वो आएगा और चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। मेरा एनी टिप फॉर पीपल हु आर फीलिंग बिटर, जिनको लगता है कि उनके काम इसलिए नहीं बने क्योंकि उनके पास पर्ची नहीं है। रिग्रेट तो रहता है लोगों को कि काश कर लेते एंड काश होता उस वक्त कुछ दे देता, बट नोइंग के मे बी इस काश ने आपको और पता नहीं कितने मेंटल स्ट्रेस से बचा दिया, जो आप करूं ना करूं के चक्कर के अंदर रिग्रेट में ही रह गए, तो यू नो लेट इट गो। थैंक यू सो मच हुमैरा, पलवशा, मोहसिन भाई फॉर बीइंग हियर। बड़ी अहम बात निकल के हुमैरा की इस लास्ट सेंटेंस से आई है कि देखिए ये बात याद रखें कि आज अगर आपने किसी से कहकर अपनी पर्ची भिजवाई है, आप जानते हुए या दानिस्ता तौर पे अपने आप को इस सिचुएशन में डाल रहे हैं कि कल को अगर आपको कोई काम कहा जाएगा तो आप ना करने की पोजीशन में नहीं होंगे, चाहे वो कितना अनएथिकल और ऐसा काम क्यों ना हो जो आपको अपने प्रिंसिपल से हटाता हो। सो हमेशा रखें कि इट्स अ 2-वे ट्रांजैक्शन। ये ऐसा नहीं होता कि आपने किसी से कोई काम कहा और आपका काम हो जाए और कल को वो पलट कर आपके ऊपर इक्वेशन आए। सो बी रेडी फॉर दैट एज वेल। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।